अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हमने बात करनी है कि एक तो चाइना की जो वैक्सीन है पाकिस्तान में साइनोवैक, तो उसकी 20 लाख डोजेज़ मज़ीद पहुंच गई हैं। और उसके बाद जैसे गवर्नमेंट ने आप लोगों को कहा भी हुआ है कि अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़ायद है और तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप या तो 1166 पे अपना मैसेज भेजें या फिर nims.nadra.gov.pk ये एक साइट है, इसके ऊपर अपना आप इंदराज करवाएं और उसके बाद किसी भी करीब तरीन वैक्सीनेशन सेंटर जहां पे वैक्सीन मुहैया है या अवेलेबल है तो वहां जाके आप लगवा सकते हैं। लेकिन हुकूमत की तरफ से खसूसी तौर पे कहा गया है लोगों को कि जब आप वैक्सीन की पहली डोज़ लगवाते हैं तो आपने लाजमी वहां पे चेक करना है कि जो डाटा सिस्टम है तो उसके अंदर आपकी एंट्री बहुत ज़रूरी है। ये बड़ा ज़रूरी हो गया है क्योंकि बहुत सारे वो लोग हैं जिनको पहली डोज़ लगती है, जब वो सेकंड के लिए जाते हैं तो उनको बताया जाता है कि आपकी तो एंट्री ही नहीं है। तो आप कोशिश करें कि आपकी एंट्री ज़रूर हो चुकी हो। इसके अलावा हुकूमत ने ये भी कहा है कि अगर लोगों को ये भी जहन में रखें कि अगर किसी को फाइज़र या साइनोफॉर्म लगी है पहली डोज़ तो दूसरी डोज़ लगेगी 21 दिन के बाद। साइनोवैक की अगर लगी है तो दूसरी डोज़ लगेगी 28 दिन के बाद। और अगर किसी को एस्ट्राजेनेका लगी है तो उसकी सेकेंड डोज का टाइम है 84 दिन के बाद, जिसकी जाहिर है कि फ़िलहाल पाकिस्तान में दस्तयाबी नहीं है और किसी भी दिन हम सुनेंगे कि मज़ीद एस्ट्राजेनेका भी पाकिस्तान में आ गई है। अब अगर हम गौर करें कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी जैसे हुकूमत ने वादा किया था कि इस हफ्ते में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी और हो सकता है पाकिस्तान में इस हफ्ते या अगले ये 10 दिन के अंदर टोटल 10 ये तकरीबन कोई 60 लाख के करीब डोजेज़ आ चुकी होंगी। और अभी तक पाकिस्तान में तकरीबन जो डोजेज़ लग चुकी हैं लोगों को उनकी तादाद है 1,35,00,000 से ज़्यादा। और उनमें से 72 लाख जो लोग हैं वो हैं जिनको पार्शली वैक्सीनेटेड हम कहते हैं कि कम से कम एक डोज उनको लग चुकी है। और 35 लाख से ज़ायद वो लोग हैं जो फुली वैक्सीनेटेड हैं, यानी 2 डोजेज़ उनको लग चुकी हैं। देखिए, अमेरिका जैसा मुल्क जहाँ पे 70% लोग जो हैं कम से कम उनको एक डोज़ लग चुकी है और 50 के करीब उनको फीसद वो लोग हैं कि जिनको दूसरी डोज़ जो है वो लगा दी गई है, यानी दे आर फुली वैक्सीनेटेड, उनको मुकम्मल वैक्सीनेशन उनकी हो चुकी है। तो वहाँ पे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, यानी इतनी कम कभी भी नहीं हुई थी। और इसी तरह वहाँ पे जो डेथ रेट है वो भी बहुत ज़्यादा कम हुआ है। उनकी 2 खुशकिस्मती हैं। एक तो ये है कि उन्होंने बरतानिया की तरह कोई ऐसा काम नहीं किया कि जैसे बरतानिया ने पाकिस्तानी, बांग्लादेश और कीनिया के लोगों को तो रोक दिया था अपने मुल्क में आने से, लेकिन इंडिया जहाँ पे डेल्टा वेरिएंट बहुत ज़्यादा था उनको आने दिया तो डेल्टा वेरिएंट वहाँ पहुँच गया। उसके बाद इन्होंने एक और जज्बाती फ़ैसला किया जो अब जज्बाती ही साबित हुआ है। वो जज्बाती फ़ैसला ये था कि अपने नौजवानों के कंसर्ट्स करवाए, जबकि उनमें से कोई भी वैक्सीनेटेड नहीं था। और बदकिस्मती से क्योंकि डेल्टा वायरस पहुंच चुका था तो वो डेल्टा वायरस को मज़ीद मौका मिल गया वहाँ पे फैलने का। एक तो अमेरिका में कोई ऐसा जज्बातीपन नहीं हुआ और दूसरा अमेरिका ने एक और काम किया जिससे वहाँ की आवाम का बड़ा हौसला बढ़ा हुआ है वैक्सीन लगवाने के लिए, कि उन्होंने कोई भी सज़ा या जज़ा का सिस्टम बहुत ज़्यादा शुरू नहीं किया। जैसे मिसाल के तौर पर इंडोनेशिया में अगर आपकी उम्र ज़्यादा है और आप वैक्सीन लगवाते हैं तो आपको मुर्गी मिलेगी, ये बड़ा एक इंसेंटिव दिया गया। अगर मास्को में आप किसी रेस्टोरेंट में दाखिल होना चाहते हैं तो आपके पास वैक्सीनेशन का पासपोर्ट या वैक्सीन का वो एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि आप वैक्सीनेटेड हैं। और इसी तरह जो फ़िलीपींस हैं उनके सदर ने कल बताया है कि अगर कोई शख्स वैक्सीन नहीं लगवाएगा तो उसको जेल में भेजा जाएगा। तो ये जो इंसेंटिव्स और सज़ाएँ, इससे लोगों के अंदर शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका ने कहा कि आप आएँ और लगवाते जाएँ। देखें, जब वैक्सीन लगेगी और उसका असर लोगों को नज़र आएगा तो वो भाग भाग के जाके लगवाएंगे। जैसे पाकिस्तान में हो रहा है कि लोगों को कुछ कहना नहीं पड़ रहा, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगवाना चाहते हैं। और अभी आप जाके देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रश होता है और उसकी वजह यही है कि हुकूमत ने ना तो कोई इंसेंटिव दिया और ना ही कोई सज़ा दी, जिससे लोगों को एक अंदाज़ा हुआ कि उनका अपने फ़ायदे की चीज़ है ये वैक्सीन को लगवाना। इसलिए आप देखेंगे गुजरते हुए दिनों के साथ पाकिस्तान में वैक्सीन्स की जो डोजेज़ हैं वो भी ज़्यादा आएंगी और फिर लोग भी ज़्यादा लगवाएंगे। और जब लोग ज़्यादा लगवाएंगे तो हम जल्द हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएंगे। और हमारा टारगेट होना चाहिए सर्दियों में हमने इंशाल्लाह किसी बड़े डिज़ास्टर से बचना है। हम नहीं चाहते कि यहाँ पे लॉकडाउन वाली पोजीशन हो और उसी वक्त में हम नहीं चाहते कि केसेस की तादाद भी बढ़े। तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी वैक्सीनेशन से। जहाँ तक वेरिएंट्स का ताल्लुक है, वेरिएंट से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तो हमारी ये जो वैक्सीन है किसी हद तक काम करती भी है। और अगर फ़र्ज़ करते हैं कि वेरिएंट्स बहुत ज़्यादा भी हो जाते हैं तो उनके खिलाफ बूस्टर लगना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, क्योंकि जो असल मुश्किल टाइम था दुनिया में वो गुजर चुका है।
और इसके अलावा जो हम बुरा तरीन फेज़ देख सकते थे वो हमने पड़ोस में देखा कि इंडिया में, कि जहाँ पे नहीं ख्याल रखा गया और उन्होंने बिल्कुल डिनाइल में गए। पाकिस्तान में भी लोग डिनाइल में गए थे, लेकिन शायद हमारी आबादी इतनी नहीं है और ये चीज़ हम फेस कर चुके हैं 2020 के मई में, कि जिसका हमें नतीजा भुगतना पड़ा था फिर अगले 2 महीने के लिए। तो इंडिया क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है, तो 1 अरब से 30 करोड़ 35 करोड़ से ज़्यादा उनकी आबादी है, 1 अरब 35 करोड़। तो जब वो डिनाइल में गए तो दुनिया ने फिर वहाँ पे देखा कि कितना बुरा उसका नतीजा निकला। तो इसलिए वो जो द वर्स्ट इज़ ओवर, बज़ाहिर ये लगता है कि जो पेंडेमिक को लेके जो बदतरीन हालात थे वो ख़त्म हो चुके हैं दुनिया से। उम्मीद यही है कि अब हम बेहतरी की ही तरफ जाएंगे। इस वीडियो की लास्ट बात कि इस चीज़ ने अभी जो नई स्टडीज़ आई हैं, लेटेस्ट जो स्टडीज़ हैं, उन्होंने कन्फर्म किया है कि किसी जो लोग कोरोना से रिकवर होते हैं, सेहतयाब होते हैं, तो उनके अंदर 2 महीने के बाद भी और 10 महीने के बाद भी, यानी सब एक्यूट और क्रॉनिक, इसको हम दोनों को टाइमलाइन के लिहाज से ये इनके नाम देंगे। तो इतने अरसे के बाद भी उनके दिमाग पे असर होता है कोरोना की इन्फेक्शन के बाद के हालात का। जैसे कि देखें, ये एक ट्रॉमा होता है, एक बहुत बड़ा खौफ होता है जिससे इंसान गुजरता है जब उसको कोरोना होता है। तो देखा यह गया है कि ये लोग जो सेहतयाब भी हो जाते हैं, 2 महीने के बाद उनकी असेसमेंट की गई और 10 महीने के बाद उनकी असेसमेंट की गई, तो पता ये चला कि कोरोना से सेहतयाब होने वाले लोगों की एक जो मखसूस तादाद है, जो हो सकता है 20% हो, 25% हो, वो ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब रहती हैं। एक होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये आप लोग सुनते रहते हैं कि PTSD। तो PTSD जो है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जब कोई इंसान किसी बड़े ट्रॉमा से गुजरता है तो उस वहाँ से गुजरने के कुछ अरसे के बाद भी उस ट्रॉमा की वजह से इंसान की सोचें इंतशार का शिकार रहती हैं, इंसान किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता, वो काफ़ी खौफ में रहता है। तो ये अक्सर लोगों को खुदा न खास्ता कोई ना कोई साने से गुजरना पड़े तो उसके बाद वो इस तरह के हालात में रहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में। तो स्टडीज़ ने पिछले दिनों ये बताया है कि कोरोना से रिकवर होने वाले लोगों में से 18 से 20% लोग इसमें रहते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में 10 महीने के बाद भी, और 16% वो लोग हैं जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, और इतनी ही तादाद वो है जो कोरोना से सेहतयाब होने के बाद 10 महीने बाद, 11 महीने बाद भी उनको हम कहते हैं कॉग्निटिव डिसफंक्शन। कॉग्निटिव डिसफंक्शन का मतलब है कि अगर फ़र्ज़ करें वो किसी ऑफिस में जॉब करते थे, कोई एग्जेक्टिव जॉब थी उनके पास और वो प्लानिंग करते थे, वो सोचते थे, वो अपनी कंपनी का यानी बहुत अहम काम करते थे, और उनको खुदा न खास्ता कोरोना हुआ, तो 10 से 11 महीने के बाद भी उनकी वो जो सोचने समझने की सलाहियत है, वो प्लानिंग करने की सलाहियत है, वो काफ़ी हद तक मुतासर रहती है 15 से 20% लोगों में। और इसी तरह से कुछ लोगों में कि जब वो जहाँ पे मौजूद हैं वो इर्द गिर्द की पोजीशन को और इन चीज़ों को बाज़ औक़ात भूल जाते हैं, क्योंकि ये भी असर है कोरोना इन्फेक्शन का ही। और सोचा ये जाता है कि ये जो इस तरह के दिमागी जो प्रॉब्लम बने हैं, जिसमें एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, और उसके बाद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, कॉग्निटिव फंक्शन का जो है ख़राबी है सोच की, और एग्जेक्टिव फंक्शन भी यही होती है कि जब आप फ़र्ज़ करें कि आप एक बहुत अहम पोस्ट पे थे और आपका जो काम था वो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर नज़र रखना था, तो वो चीज़ें भी डिस्टर्ब होती हैं। तो देखा ये गया है कि ये जवानों में ज़्यादा हुआ है प्रॉब्लम। पर जवानों से मुराद है कि अगर किसी की उम्र 40 साल थी, 30 साल थी और 50 से कम थी, लेकिन इससे ज़्यादा की उम्र के जो लोग हैं उनमें ये प्रॉब्लम कम देखा गया। उसकी वजह ये बनती है कि जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनके चांसेस यही थे कि वो हॉस्पिटल में दाखिल हुए, तो वहाँ पे ज़्यादा चीज़ों का जल्दी ख्याल रखा गया और उनको ऑक्सीजन भी लगाई गई। लेकिन जो यंग लोग थे वो अक्सर हॉस्पिटल्स में नहीं गए और उनका घरों में मैनेजमेंट हुई, तो उनके दिमाग को किसी हद तक बाज़ औक़ात कम ऑक्सीजन जाती है, तो उनमें ये प्रॉब्लम देखे गए हैं। और इस स्टडी को आप लोगों से शेयर करने का एक मकसद है कि अगर आपके घर में कोरोना का कोई भी मरीज़ है, चाहे उसकी उम्र कम है या ज़्यादा है, और वो उससे रिकवर हुए हैं, वो सेहतयाब हुए हैं, और आज भी आपको लगता है कि ये कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, ये परेशान ज़्यादा रहते हैं, ये डर जाते हैं छोटी सी बात पे। पहले तो हर चीज़ को बड़ा तरतीब से करते थे, अब वो तरतीब से करते हुए इनको प्रॉब्लम आता है। और भी इस तरह के बहुत सारे अगर ज़हनी तौर पर उनको प्रॉब्लम बने, तो आप लोगों ने उनको ये मार्जिन देना है कि ये क्योंकि एक ऐसी बीमारी से निकले हैं कि जिसके बाद ये बीमारी की वजह से ये प्रॉब्लम रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने रिकवर हो जाना है। तो बजाय इसके बाज़ का लोग सोचते हैं कि ये शायद खुद ही कुछ ऐसा कर रहे हैं या बहाने, जिसको हम आम अपनी डे टू डे जो लैंग्वेज में कहते हैं, तो दोस्तों ये बहाने नहीं होते बल्कि उस बीमारी का असर है। इसीलिए तो कि दुनिया के किसी एक अक्लमंद इंसान ने इसका पहला नाम रखा था नोवल कोरोना वायरस। ये इतना नया है और इसका असरात भी इतने नए हैं कि जो इससे पहले बहुत कम बीमारियों में देखे गए हैं। दोस्तों ये थी थोड़ी सी अपडेट। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।